गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड, केवल गैसीय तत्व रखने, चल गया ठीक, को केवल गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त, केवल गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त, एक बार ये आ जाए ना, क्योंकि अपलोड होगा तो ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी। चलिए, केवल गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त। चलो आंसर बताओ भाई, फास्ट, पहला आवर्त, अरे आवर्त पूछा भाई, आवर्त ये वाला आवर्त होता है, और ये वाला क्या होता है, ग्रुप, समूह ना, आवर्त पूछा था, ओनली केवल गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त। आगे बेटा पहले आंसर डाल दीजिए, कौन सा आंसर है, फर्स्ट है, तो पहले इसके आगे आंसर लिख दीजिए फर्स्ट, और नीचे एग्जाम्पल जरूर लिखना, उदाहरण, कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, कामा, हीलियम। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन, कामा, हीलियम। दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त, सर्वाधिक गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त। अभी हम लोग आज मॉडर्न पीरियड टेबल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो सब नहीं पढ़ाएंगे, जो एनटीए सिलेबस में नहीं, वो नहीं पढ़ाएंगे। तो इंट्रो वाला पोर्शन तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें बस, फिर मॉडर्न पीरियड टेबल से डिटेल पढ़ेंगे। सर्वाधिक गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त, डॉक्टर साहिबा नाम बताएं। पल्लवी, अटेंडेंस में आपका नाम नहीं आता क्या? अच्छा हमने नहीं बोला, वो अपराधी तो हम ही हैं। अरे रजिस्टर में नाम ही नहीं था, तुम कहाँ बोल देते यार। चलिए डॉक्टर पल्लवी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सर्वाधिक गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त, नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं। उत्कर्ष आंसर, कितने गैस, 4, बिल्कुल सही है। चलिए, सर्वाधिक गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त, पहले आंसर बेटा डाल दो, कौन सा, सेकंड, सर्वाधिक गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त, आंसर क्या है, सेकंड। और अब एग्जांपल देखो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी गैस है, तो यहां देखो बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो नीचे उदाहरण में ये चारों नोट कर लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। चलिए अगला, केवल गैसीय तत्व रखने वाला समूह, 0, केवल गैसीय तत्व रखने वाला समूह, केवल गैसीय तत्व रखने वाला समूह। अगला लिखिए पॉइंट, केवल गैसीय तत्व रखने वाला समूह। कोई याद कर रहा है, केवल गैसीय तत्व रखने वाला समूह। डॉक्टर प्रिया कहाँ गई, चलो हाँ सही है, केवल गैसीय तत्व रखने वाला समूह, आंसर 0 ना, आंसर लिख दीजिए 0। अगला पॉइंट, डॉक्टर पीयूष इसका आंसर देने जा रहे हैं, बोले, लिखे, आवर्त सारणी में पाई जाने वाली सारी गैसें, आवर्त सारणी में पाई जाने वाली सारी गैसें, डॉक्टर पीयूष कितनी गैसें बताना है आपको, आवर्त सारणी में पाई जाने वाली सारी गैसें। चलिए भाई पीयूष जी आंसर, नंबर बता दो, पहले जोड़ के नंबर बता दो, सब कितनी गैस है। आप नहीं बताओगे तो हमारे में सचिन बताएंगे, इंजीनियर सचिन। चलो भाई एक आंसर आ गया 13,
12 हैं। आओ देखा जाए कौन कौन सी। सबसे पहले आंसर बेटा आगे लिख दो 12 जरा, फिर नीचे उदाहरण देखेंगे। आंसर आगे लिख दो 12। अब नीचे आओ उदाहरण। उदाहरण में देखो हम पहले लिख दे रहे हैं एनजी का मतलब है बेटा अक्रिय गैसें, नोबल गैस। तो देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें, तो पहले तो अक्रिय गैसें हैं कितनी, देखो काउंट करो। अरे यार 1 2 3 4 5 6 7, 118 वाली तो अक्रिय गैस होगी, तो 7 हो गई। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस। नियॉन तो ले चुके हो ना अक्रिय गैस में, तो अब इसके आगे नोट कर लो। हाइड्रोजन कामा नाइट्रोजन कामा ऑक्सीजन कामा फ्लोरीन कामा सॉरी क्लोरीन। नाइट्रोजन लिया बेटा, तो देखो 7 ये हो गई और 5 वो हो गई, 7 5 12। फिर अब आगे बुलाना पड़ेगा मित्र, तुम्हें आगे बुलाना पड़ जाएगा। हाँ हो गया भाई, अभी आगे आ जाएगा नाम। जो लोग पुराने हैं उनके कॉपी में सब लिखा हुआ है नाम। मॉडर्न पीआई टेबल पढ़ोगे सब मिलेगा, फिर 113 वाला भी मिलेगा, 112 वाला भी मिलेगा ना। हाँ हो गया नो सॉन। चले हो गया। अब अगला, आवर्त सारणी में पाए जाने वाले सारे द्रव तत्व। आवर्त सारणी में पाए जाने वाले सारे द्रव तत्व सीजियम, फ्रांसियम, यहां देखना जिंक, कैडमियम, मरकरी, और यहां होता है सीएन कॉपरनीशियम। इसके बाद गैलियम, इसके बाद ब्रोमीन। और नोट कर लिया जाए, देखो कौन कौन से द्रव हो गए। सीजियम है, फ्रांसियम है, इसके बाद मरकरी है, कॉपरनीशियम है, गैलियम है, इसके बाद ब्रोमीन है। आवर्त सारणी में पाए जाने वाले सारे द्रव तत्व तो कितने हैं, 6। सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, गैलियम और ब्रोमीन। हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट हो बोलो बच्चा। सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, गैलियम और ब्रोमीन। हो गया, हो गया भैया। चलिए ये सारे के सारे द्रव तत्व हम लोगों ने देख लिया, नॉर्मल नॉर्मल बातें कर दे रहे हैं। अब इसमें से 2-3 द्रव तत्व हैं जिनका आगे एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, तो उनके बारे में हम लोग जरूर यहाँ मेंशन कर लेंगे इसी में से। और जरा देखा जाए, अब ये पॉइंट बदल जाएगा, इसके पहले वाले क्लास मतलब पहले वाले लोगों को नहीं बताया था। हर क्लास में कुछ कुछ बदल ही जाता है। चलो भाई, एनसीईआरटी कहाँ मेटल नॉन मेटल लिख रही है। एनसीईआरटी कहीं हेडिंग डाला मेटल नॉन मेटल, ये चलो हम पढ़ के यहाँ सुना दे रहे हैं हिंदी में। बेटा देखो यहाँ इन्होंने जो रखा है, तो देखो एनसीईआरटी ने लिखा क्या, मैं इसे पढ़ के आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी ने लिखा है कि मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एनसीईआरटी कहती है कि अगर रूम के तापमान पे ले लिया जाए तो मेटल्स की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। धातुएं कैसी होती है, ठोस। लेकिन आगे एनसीईआरटी देखो क्या कह रही है, मरकरी इज एन एक्सेप्शन।
गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो ये 3 एक्सेप्शन उन्होंने यहाँ लिया है केवल। कि क्यों 3 ही लिया, 4, 3 से ज्यादा क्यों नहीं लिया? बात किसकी कर रहे हैं? मेटल्स की, राइट। तो देखो कौन कौन से आ गए। एक इन्होंने क्या ले लिया? मरकरी। दूसरा क्या ले लिया? सीजियम। तीसरा क्या ले लिया? गैलियम। अब प्रथमतः हम लोग के नोट्स में यार ज्यादा हो गया क्या? जरा देखो, सीजियम फ्रेंसियम इसकी बात कर लिया। एक्चुअली बेटा ये क्या है? 112 रेडियो एक्टिव एलिमेंट ना, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी अपने कोर्स में है नहीं। दूसरी चीज ये गैलियम, देखो किसकी किसकी बात इन्होंने कर लिया है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी बात नहीं किया। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी बात नहीं किया, राइट। अब बताओ वहां हमने अभी आपसे क्या बोला था? धातुएं रूम टेम्परेचर पर सामान्यतः क्या होती हैं? ठोस। अब आओ धातुओं की बात करो। ये दोनों रेडियो एक्टिव, इसको छोड़ दो। ये तीनों लिया, इसको क्यों नहीं लिया? अधातु है। और एनसीईआरटी किसकी बात करें? धातु की, तो इसीलिए इसे नहीं लिया। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने कोर्स में नहीं होते, इसलिए इन दोनों का भी एग्जाम्पल वहां नहीं लिया गया। ठीक, वापस आ जाओ। तो कह रहे हैं कि मेटल्स आर यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये अब मेटल्स की प्रॉपर्टी हो रही है, तो हमको बेटा सिर्फ इन 2 का मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस में नोट कर लेना है। आप बताओ ये क्या दिया गया है? केल्विन। और ये क्या है? केल्विन। हम जानते हैं केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 273 घटाना होगा ना, और सेल्सियस को केल्विन में ले जाए 273 जोड़ना होगा, यही तो करना होगा। और जरा अब 303 में से 273 घटा दो, तो देखो 73 7 30, तो कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी ये जो केल्विन लिखा है इसको आप कैसे कर सकते हो? 30 डिग्री। और ये देखो 29 डिग्री ना, 30 डिग्री और 29। पता है, अभी मोबाइल चेक कर लो, इस समय भी टेम्परेचर तुम्हारा कितना होगा? 30 32 से नीचे नहीं होगा। अभी 4 दिन पहले टेम्परेचर कितना गया था? 45 48 गया था। यानी ये सारी की सारी धातुएं क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी। गैलियम को अगर हाथ में ले लो तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर इतनी हाथ में तुम्हारे पिघल जाएगी। और मरकरी तो लिक्विड होता ही होता है, राइट। तो अब ये जो बेटा आपने जिसका एनसीईआरटी जिक्र कर रखा है, इन सबका इसके नीचे मेल्टिंग पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। तो जहां आपने पॉइंट लिखा है यहां लिख दो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, इसी पॉइंट के आगे सप्लीमेंट बना लो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 है, तो देखो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या दिया है? सीजियम, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या आया है? 29 डिग्री सेल्सियस ना। और एक मरकरी का भी नोट कर लेते हैं, आओ गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। मरकरी भाई इसी के आसपास 29 कुछ के आसपास होता है मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट। अड़तीस दशमलव 83। थर्टी 38 है, नहीं सॉरी 38.8 केवल कर लो। तो बेटा यहाँ मरकरी का भी नोट कर लेना, बल्कि इसके ऊपर नोट कर लो। मरकरी के कितना? अरे यार फ़ारेनहाइट में, और सॉरी 30 के आसपास है यार, ये फ़ारेनहाइट में बता दिया, तभी तो हमके माइनस में काहे बता रहा है। रुक जाओ, सेल्सियस में होगा, कहीं कहीं दिया ही होगा। हाँ 38.8 है और 234 केल्विन है, हैं? अरे गलत दिया है यार, गलत दिया। हाँ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, बॉइलिंग पॉइंट होता है मरकरी का 76-80 का। इसका नाम माइनस है भैया, माइनस 38.83। ये जीरो पे भी, हाँ मरकरी। आज थर्मामीटर खरीद के ले जाकर फ्रिज में डाल के देखें या तो। चलो चलो नोट कर लो भाई, मरकरी माइनस का 38.8, इतने पे पिघल जाता है, पिघल जाता है। अब लो इसी पे, कोई भी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जानते हो, उस पॉइंट पे 3 चीजें होंगी, सॉलिड भी होगा और लिक्विड। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है उस पर लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस है उस पर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। हाँ
हो गया। तो 3 आपको नोट करने हैं, -6.8 हो गया, हो गया भाई। चलिए वापस आइए। लिक्विड एलिमेंट हम लोगों ने नोट कर लिया। अब 2 पॉइंट और। गैलियम का जरा बताइए कितना नोट किया आपने? और गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट जानते हो कितना है? करीब करीब 2500 डिग्री सेल्सियस। गैलियम का इस्तेमाल करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में, उच्च तापमान के थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल होता है? गैलियम। और हमारा आपका फीवर नापने के लिए मरकरी, क्योंकि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री के आसपास, तो वो उतने पे 80 पे उबल जाएगा। लेकिन गैलियम 2500 के आसपास उबलता है, यानी 30 से लेकर के 25 के बीच का सारा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो एक पॉइंट और लिख दो इसी में। नहीं, अगला पॉइंट लिखो। गैलियम का गलनांक, गैलियम का गलनांक बहुत ही कम, ब्रैकेट में कितना? 30। गैलियम का गलनांक बहुत ही कम, ब्रैकेट में 30 डिग्री सेल्सियस, तथा क्वथनांक, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट, गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट सुने नहीं पा रहा है, जल्दी बोल रहे हैं क्या भैया? गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? हम कुछ पूछेंगे, कुछ ये अपने मन से बता रहा है। गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट, हाँ 22-2500 के आसपास है। ये अभी सुन रहा, देख रहा 2204। चलो हाँ, तथा गैलियम का क्वथनांक, अरे यार केल्विन में होगा बेटा, सेल्सियस चाहिए ना। तुम लोग यार, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैलियम कितना है? हाँ 2204 क्वथनांक बेटा। चलो लिखो, हाँ, तथा गैलियम का क्वथनांक 2204 डिग्री सेल्सियस। तो गैलियम का गलनांक बहुत ही कम तथा क्वथनांक 22.4, ब्रैकेट बंद। अरे 22, हाँ 2204 ना डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट बंद। गैलियम का गलनांक बहुत ही कम 30 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 2204 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट बंद ना है। इसलिए गैलियम को अत्यधिक, इसलिए गैलियम को अत्यधिक तापमान थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर। इसलिए गैलियम को अत्यधिक तापमान थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो 2000 नापना है तो तुम्हारा मरकरी वाला नहीं नाप पाएगा, किसका इस्तेमाल करेंगे? गैलियम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब इसके बाद बेटा अगली हेडिंग डाल देना उपधातुएं। उपधातुएं, उपधातुएं डेफिनेशन लिख लीजिए। उपधातुएं डेफिनेशन लिखिए। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण होते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण होते हैं
ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण होते हैं को उपधातुएं कहते हैं। धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण होते हैं को उपधातुएं कहते हैं। अच्छा, ये जो शुद्ध हिंदी में लिख पा रहे हो, क्या हेडिंग वगैरह जो है उसकी इंग्लिश लिखना है कि ऐसे हिंदी चलेगी पूरी? ना, उपधातुओं की इंग्लिश क्या होती है? सेमी मेटल या मेटलॉइड्स। चलो अब आगे से लिखना। चलिए, इसके बाद इसका एग्जांपल लेना भाई। एग्जांपल देखो, आर्सेनिक, टेलुरियम, बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, एटी। लिख लीजिए। लिखे? हाँ तो भी लिखवा रहे हैं, पहले नोट तो कर लें लोग। कहानी नहीं बताएंगे, पहली जब शुरू होती तब कहानी होती, अब कहानी नहीं, अब चूंकि पूरा करना है ना। है? हाँ, शुरू में तो चलो हो गया भाई। नीचे बेटा इसे याद करने के लिए, स्कूल में आप लंच बॉक्स लेके जाती थी? कभी किसी दोस्त से लंच बॉक्स को लेकर लड़ाई हुई थी? नहीं हुई? मतलब सबको आप खिला देती थी लंच बॉक्स अपना? अरे बाप, पल्लवी तो यार बहुत तेज हैं। ये लड़ाई हो गई थी दो बच्चों में, उनके पे एक कहानी थी, तो कहानी नहीं, सीधे रिजल्ट नोट कर लो याद करने के लिए। इसके नीचे नोट कर लो, आंसू तेरी बासी सब्जी अटक गई। लिखो उसके नीचे, आंसू का मतलब आर्सेनिक, आंसू आर्सेनिक, तेरी टेलुरियम, आंसू तेरी, बा बोरान, बा बोरान, सी सिलिकॉन, आंसू तेरी बा सी, सब एसबी है बेटा, एंटीमनी बोलते हैं। सब मतलब एसबी मतलब एंटीमनी, आंसू तेरी बा सी सब जी, सब जी, जी का मतलब जर्मेनियम। सब्जी एक साथ नहीं लिखना डॉक्टर साहिब, हाँ नहीं, पर कैसे रिकॉल करोगी? पता नहीं सब्जी ढूंढ रही है, सब तो मिल गया, जी खत्म। हाँ, सब्जी अटक, अटक का मतलब एस्टेटाइन ना, और गई सपोर्टिंग वर्ड है बेटा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो लिख लीजिए, आंसू तेरी बा सी सब जी अटक गई। आंसू का मतलब आर्सेनिक, तेरी का मतलब टेलुरियम, बा का मतलब बोरान ना, सी का मतलब सिलिकॉन, सब का मतलब एंटीमनी, जी का मतलब जर्मेनियम, अटक का मतलब एस्टेटाइन, गई का मतलब कुछ नहीं। अब बेटा ये लिखने के बाद बोरान को काट के इस जगह लिख दीजिए पोलोनियम। पहले जब एनसीईआरटी हम लोग नहीं फॉलो करते थे, जब ओपी टंडन वगैरह किताबें होती थी तो बोरान, पुरानी किताबों में बोरान दिया गया था, लेकिन अब एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए अब हम लोग को एनसीईआरटी देखना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सेमी मेटल है वो कौन सा है? पोलोनियम। हाँ, नहीं कटवाया था? चलो अच्छी बात है, रिकवरी बहाने कुछ चीजें अपडेट हो जा रही हैं आपकी। हो गया भाई? चले, इसके बाद बासी सब्जी अटक गई भाई। आगे आइए। अब बेटा अगला है एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी तत्व। अब हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, हिंदी में बोलते हैं AMPHOTERIC, TERIC, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी तत्व, उभयधर्मी तत्व। एम्फोटेरिक एलिमेंट, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, उभयधर्मी तत्व। ठीक, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए वैसा। ऐसे तत्व जिनमें अम्ल तथा क्षार, ऐसे तत्व जिनमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, अम्ल तथा क्षार दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं,
दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं को उभयधर्मी तत्व कहते हैं। दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं को उभयधर्मी तत्व कहते हैं। उभयधर्मी तत्व कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, सेलेनियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, विचार है, आर्सेनिक है, लेड है, टिन है, बोरान है। इसका न्यूमोनिक्स क्या है? सर, सर, जी, सब से, अलग, अलग, जिनके, विचार, विचार, ऐसे लोग, देख लो ये एस बी है बेटा, ये है पीबी, लोग सन की, हाँ सन की मतलब पागल, बीमार, ऐसे लोग सन की बीमार। सर, जी, सब से, अलग, जिनके, विचार, ऐसे लोग सन की बीमार। सर का मतलब सिलिकॉन, जी का मतलब जर्मेनियम, सब, अभी पीछे एक बार फिर आया था एंटीमनी, सर, जी, सब, से का मतलब सेलेनियम, अलग का मतलब एल्युमिनियम, जिनके का मतलब जिंक, विचार का मतलब बेरिलियम, ऐसे का मतलब आर्सेनिक, लोग का मतलब लेड, सन की, सन, सन, एसन, सन, टिन, और बीमार का मतलब बोरान। सर, जी, सब से, अलग, जिनके, विचार, ऐसे लोग सन की बीमार। हाँ, हो गया क्वेश्चन? हाँ बच्चा, नीचे क्वेश्चन लिखिए। पीवी लेड, लेड, लोग लेड, लोग लेड। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए नीचे। निम्नलिखित में से उभयधर्मी, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड के समूह की पहचान करें। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड के समूह की पहचान करें। पहला है ZnO, PbO, SnO, MgO, पहला है। दूसरा है Al2O3, SnO2, BeO और ZnO। तीसरा है ZnO, CaO, CO2, Al2O3। चौथा SnO, SnO2, PbO, K2O। चलिए आंसर बताना है। उभयधर्मी ऑक्साइड के समूह की पहचान करें। बोलो भैया, कौन सा आंसर? अरे दूसरा नहीं, जो अरे जो लिखा वही बताओ ना, सीक्वेंस क्या बदल रहे हो? यहाँ जो ऑप्शन लिखा है वही बताना है। चौथा तो चौथा ही लिखना, नहीं अल्टा पल्टा कर दो। सेकंड देखो जरा, ये एम्फोट्रिक है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, लेकिन ये नहीं है, तो हमें तो सब लेना पड़ेगा ना जो उभयधर्मी हो। यहाँ आ जाओ, ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये नहीं।
यहाँ जाओ, ये है या नहीं है, ये है, ये भी है और ये भी राइट आंसर। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। हो गया? हुआ भैया? अगला क्वेश्चन। अब पुराने बच्चे कहेंगे हमारे में सिर्फ लिखवाया था, क्वेश्चन ही नहीं करवाया था। अगला लिखिए। कहीं तिवारा करवाना पड़ गया, तिवारा फिर कुछ और ऐड हो जाएगा। अब तिवारा नहीं करवाएंगे, अब लोग जो आएंगे ऐप से पढ़ें, ऐप से पढ़ें, जो ना समझ में आए पूछें। अब तिवारा नहीं होगा। वैसे अभी जितना आपकी स्ट्रेंथ है इसकी डबल होगी इसमें, एक बार ही नीट हो जाने दो। लेकिन अब ये कि देखते हैं, हाँ जगह बेटा बहुत है। क्या छत पे पढ़ोगे? इसमें तुम्हारे अभी कितने जितने हो उतने और बैठ सकते हो। हाँ मतलब एक आध हाल बड़े हैं अपने पास। और ऐसे भी आपके यहाँ इस सेंटर पे तो 40 के ऊपर 50 के ऊपर बैच ही नहीं रखना है ना। मैं क्यों कहाँ? उनका ये नहीं है ना, ये केवल आपकी है। अभी हिंदी इंग्लिश में लफड़ा फिर फंसता है, इसीलिए बेटा हमने कहा कि नहीं, उनको हम मेहनत कर लेंगे, हम 2 बार पढ़ा लेंगे, चलेगा। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चुनाव करें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें पाए जाने वाले तत्व, जिसमें पाए जाने वाले तत्व, जिसमें पाए जाने वाले तत्व के पास धात्विक तथा अधात्विक लक्षण, धात्विक तथा अधात्विक लक्षण उपस्थित हो। पहला है बेरिलियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है कार्बन और चौथा है जिंक। बोले आंसर। अब सेमी मेटल एम्फोटेरिक एलिमेंट अलग अलग हैं, कंफ्यूजन ना पालना। आप बताओ ये कैसा है? एम्फोटेरिक ना, लेकिन मेटल डोमिनेटेड। कोई पूछे बेरिलियम क्या है तो एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक नहीं हो तो क्या बोलते हैं? मेटल। क्यों? नाम क्या था? देखो एम्फोटेरिक एलिमेंट है ना, तो ये मेटल्स हैं। हाँ एम्फोटिक कोई विकल्प नहीं तो एम्फोटिक बेस्ट आंसर, अदरवाइज धातुएं हैं। ये कैसा है? अधातु है। ये भी कैसा है? मेटल है, लेकिन एम्फोटिक एलिमेंट है। धातु और अधातु दोनों के लक्षण होते हैं ना। और ये कैसा है? सिलिकॉन। तो आंसर क्या हो गया? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन लिखिए। कथन और कारण के रूप में क्वेश्चन लेंगे। लिखिए, निम्नलिखित दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। निम्नलिखित दिए गए कथन और कारण पर विचार करते हुए, निम्नलिखित दिए गए कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प का चुनाव करें। निम्नलिखित दिए गए कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प का चुनाव करें। पहला, अब आइए कथन लिखिए फिर कारण लिखिए। लिखिए लिखिए गैलियम Ga, Ga कथन है बेटा। कथन तो लिखो पहले डॉक्टर साहिब। नहीं कथन कारण पता, एसर्शन रीजन इसी को जो बोलते हैं बेटा। कथन का मतलब क्या होता है? एसर्शन। कारण का मतलब क्या होता है? रीजन। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखा होगा ना, कथन कारण। हाँ
स्टेटमेंट अलग है, कथन कारण अलग है। अब चलो स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन करवा देंगे। अलग कथन कारण अलग है, स्टेटमेंट अलग है। अभी आज 4 भी दिए जा सकते हैं। चलो एक वो भी करवा देंगे, लिखो पहले, अभी करवा देंगे। लिखो भाई, कथन लिखो पहले, लिखो गैलियम का उपयोग उच्च तापमान वाले थर्मामीटर में किया जाता है। गैलियम का कथन है ये, गैलियम का उपयोग उच्च तापमान वाले थर्मामीटर में किया जाता है। सोचो अगर ये सोने का होता भाई तो तुम इसे निकाल के रखते नहीं। चांदी को होता तब भी 250 ग्राम होगा, तो बेटा तुम्हारा हाथ में कोई काट लेता। 275 ग्राम अगर पान था। इसको गोल्ड गोल्ड प्लेटिंग करवा दो, गोल्ड की पॉलिश। एक है सर, वो मतलब अंदर से चांदी का है, ऊपर से गोल्ड 65 ग्राम सोना लगा हुआ है ऊपर से। तो वो पान क्या हो, तुम्हारा हाथ में कोई काट ले चला जाएगा फिर। वो टूट भी जाएगा ना सर। हाँ चलो भैया, क्या लिखा कथन? अब कारण लिखो, कारण लिखिए, कारण में आइए। गैलियम एक लंबे तापमान ब्रैकेट में 30 से लेकर के ब्रैकेट में एक लंबे तापमान ब्रैकेट में 30 से लेकर के 2403 डिग्री सेल्सियस, 30 से लेके 2403 डिग्री सेल्सियस। अभी तो लिखा था पीछे 2403 डिग्री सेल्सियस। 22 होता है, 2204। अबे तो लिखो 2204 लिखो, नहीं 2204 लिखो फिर। हाँ 2200 क्या है? गैलियम, पूरा पढ़ो। एक लंबे तापमान ब्रैकेट में 30 से लेके 2204 ब्रैकेट बंद तक द्रव अवस्था में ही रहता है। अब बताइए कथन सही है गलत? कारण सही है गलत? बोलो। मरकरी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने मरकरी लिया तो मरकरी 30 के आसपास तो चलो लिक्विड है, लेकिन जैसे ही 80 पे पहुंचोगे भाप बन जाएगा। तो इसका मतलब है फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। और थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हो तो जो फिजिकल स्टेट द्रव है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ना तो उसे जमना चाहिए ना तो उसे उबलना चाहिए, वो लिक्विड ही बने रहना चाहिए। तो जो जितना लंबे समय तक लिक्विड बना रहेगा उतना ज्यादा रेंज मेजर कर पाएगा। राइट? तो कथन सही है गलत? कारण सही है गलत? और क्या कथन कारण की व्याख्या कर रहा है ना? कर रहा ना? तो इस केस में आंसर क्या होता? फर्स्ट, दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। आंसर सीधे लिख दो, ऑप्शन 4 कौन लिखवाएगा? आंसर लिखो सीधे। कथन तथा कारण दोनों सही हैं, कथन तथा कारण दोनों सही हैं। आंसर लिखिए भैया। लिख दिया? बहुत तेज लिख दिया यार, वेरी गुड। कथन तथा कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अब एक अगली हेडिंग डालो, फिर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन इसके बाद करवा देंगे। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए। तत्वों का हमारी चारों तरफ वितरण, तत्वों का हमारे चारों तरफ वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स अराउंड अस। तत्वों का हमारे चारों तरफ वितरण। अच्छा इन लोगों को नहीं लिखवाया? अरे वो सब आगे पीछे चलता रहता है, नहीं लिखवाया होगा। वितरण, तत्वों का हमारे चारों तरफ वितरण। पल्लवी आप बताओ, आपके पहले बताओ चारों तरफ है कहां जहां तत्व तलाशें? अरे हेडिंग क्या लिखी हो, पढ़ो। वितरण, मैंने हमारे चारों तरफ तत्व कहां बिखरे हैं, कैसे बिखरे हैं ना, तो कहां ढूंढे इनको? इनके घर जाके? हाँ आपके चारों तरफ क्या है? अरे चलो दीवार है, ये है तो इनके अंदर तलाशें।
अरे जब ये बोला जाता है अराउंड अस का मतलब तो ये नहीं होता किसके बगल में बैठे हो, ऐसे नॉर्मल सोचो। चलो एक खुले फील्ड में खड़े हो जाओ, पैर के नीचे क्या है, तुम्हारे चारों तरफ जो इसे क्या नाम दे, तो वातावरण है ना। और फिर अपने वातावरण से वापस जाओ, मतलब आगे निकलो, तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड ना। तो तत्वों का वितरण मतलब कहां देख रहा है, 3 जगह, कहां, धरती में, वातावरण में और विश्व ब्रह्मांड में ना। चलिए नंबर 1 पे आइए, धरती में। नंबर 1 धरती में, नंबर 1 धरती में, हमारे चारों तरफ वितरण। सबसे पहले देखेंगे धरती में 5, हमें लोग को याद करना है, केवल 5 एनसीईआरटी देती है, वो पूछा जाता है तो 5 ही याद करेंगे, और उस पर क्वेश्चन आ चुके हैं तो अभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे। धरती, चलो भाई उत्कर्ष, धरती में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व, पीयूष, धरती में सबसे ज्यादा, हाँ मिट्टी में, तत्व, कंपाउंड नहीं, मिट्टी में। मिट्टी में सबसे ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, लिख लो बेटा। मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है आयरन, उसके बाद है कैल्शियम। हाँ लिख लो, लिख लो, भी बता रहे हैं तुम्हें, लिख तो लो बेटा पहले। अब इसके बाद मैं शिवान से पूछूंगा कि इनके क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे थे मिट्टी में। अच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए, कारण बताओ। अच्छा मिट्टी है क्या, चलो यही बता दो, व्हाट इज मिट्टी। अरे सॉइल इंग्लिश थोड़ी पूछ रहे हैं यार, सुनो इधर, 95% मिट्टी का, ये जो मिट्टी है 95% मिट्टी का या तो SiO2 से बना होता है और या तो सिलिकेट होते हैं। जैसे यहां मेटल लिख लें, M मेटल ले रहे हैं, तो अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, SiO4 होता है और इसकी वैलेंसी 4 लगा दो। ये सिलिकेट, सिलिका और सिलिकेट तुम्हारे मिट्टी का 95% पार्ट बनाते हैं। और आप बताओ, अगर तुमने सिलिकेट भी लिया, जरा इधर आओ, इसमें आप बताओ, ये तो है, ये क्या है या नहीं है, यहां देखो है या नहीं है। 95% तुम्हारे अर्थ का सिलिका और सिलिकेट्स बनाते हैं। तो अर्थ में गैस के रूप में नहीं है, पानी पीते हो, पानी में ऑक्सीजन है या नहीं, अब कहा दो सर तो गैस होती है। अरे भाई वो कंपाउंड है ना, तो जो अर्थ में मिट्टी में पाया जाता है उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट के रूप में नहीं, किस रूप में, कंपाउंड के रूप में है। 95% सिलिका और सिलिकेट। जितने, अच्छा बताओ, जितनी धातुएं ये सब निकाल रहे हो, लोहा, जमीन के अंदर क्या होता है इसका, ओर, अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है, ऑक्साइड है, Fe2O3 है हेमेटाइट ना, Al2O3 ऑक्साइड। तो ये सब मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं और सबके साथ क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो जो 95% पार्ट है वो कौन बनाता है, ऑक्सीजन। ठीक, चले, और इसीलिए देखो नंबर 2 पे कौन आया है, बोला ना 95% ये और ये मिलके बनाते हैं, तो नंबर 2 पे सबसे ज्यादा क्या है, सिलिकॉन, इसके बाद एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, चलो नीचे क्वेश्चन लिखो। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले तीनों कर तो लो। हाँ ये क्या हुआ, कहां लिखा, मिट्टी में। अब नंबर 2 पे लिखो वातावरण में, वातावरण में बताओ, वातावरण में सबसे ज्यादा, बहुत सही यार, बहादुर हो। अगला बताओ जरा, वेरी गुड, बहुत बहादुर हो, और ज्यादा बहादुर हो। अब बताओ, CO, बधाई हो, गलत हो गया, नोबल गैस। इसके बाद होती, नोबल गैस होती है 1% और ये होती है 0.03%, तो नोबल गैस बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है। सोचो हम लोग इतना दनादन निकाल रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कोई यूज भी तो करता है, पेड़ पौधे, इसीलिए बैलेंस मेंटेन होता है। बेटा ग्लोबल वार्मिंग काटने के कारण तो हो रही है, हो गया भाई।
और अब विश्व ब्रह्मांड में, अब नीचे नंबर 3 क्या लिखना, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में। दो ही एलिमेंट अब तक पता है बेटा ब्रह्मांड में, सबसे टॉप पे होता है हाइड्रोजन और इसके बाद होता है हीलियम। सूर्य की जो ऊर्जा है हाइड्रोजन के संलयन से बनती है ना, पढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, नंबर 2 पे, क्योंकि जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो 2He3 बनाते हैं, हीलियम का आइसोटोप बनाते हैं, समझता नहीं। तो विश्व ब्रह्मांड की अगर बात करें सबसे ज्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है, हीलियम। ठीक, चलो अब कैसा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव लिखे या जो स्टेटमेंट वाला कंफ्यूजन हो, स्टेटमेंट लिखवाएं, स्टेटमेंट। चलो भाई लिखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। सही कथन का चुनाव करें। पहला लिखिए, मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, कथन का चुनाव करें। पहला कथन है मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है, Al है, एल्यूमिनियम है। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट, लिखे, दूसरे आवर्त में सर्वाधिक गैसीय तत्व पाए जाते हैं। दूसरे आवर्त में सर्वाधिक गैसीय तत्व पाए जाते हैं। दूसरे आवर्त में सर्वाधिक गैसीय तत्व पाए जाते हैं। तीसरा, Hg यानी मरकरी, तीसरा लिखे Hg मतलब मरकरी है ना, Hg का गलनांक गैलियम और सीजियम से कम होता है। Hg का गलनांक गैलियम और सीजियम से कम होता है। चौथा, उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं। चौथा विकल्प, उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं। बोलो भैया, कौन सा आंसर राइट है? फोर्थ, चौथा ही है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम है। आप बताओ ये क्या है? अधातु। ये क्या है? अधातु। ये क्या है? धातु। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है स्टेटमेंट। मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। तत्व थोड़ी लिखा है, धातु लिखा है भैया। हो गया? चलिए, और अब आ जाइए एनसीईआरटी की हेडिंग। बस ये इंट्रो हो गया। परमाणु क्रमांक नहीं बताने जा रहे हैं, क्यों? जरूरत नहीं है। जब केमिकल वार्निंग पढ़ोगे तब पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, दोबारा तब पढ़ेंगे जब केमिकल वार्निंग पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री पढ़ना, इतिहास नहीं। आवर्त सारणी का विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये तो लिखा था। वर्गीकरण का इतिहास, हाँ अगली हेडिंग डाल दीजिए। लिखे, आवर्त सारणी के विकास का इतिहास, या क्या लिखे हो हेडिंग बोलो? तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास। हाँ, तो आवर्त सारणी के विकास का इतिहास या तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास लिख दो, जो भी लिखना है। आवर्त सारणी के विकास का इतिहास, इसके डिटेल नहीं आएंगे, मॉडर्न पीआई टेबल में डिटेल जाएंगे।
चलिए पहले एनसीईआरटी की 2-3 लाइनें हैं, इसको एज इट इज नोट कर लेना है। लिखो बेटा। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। 1800 में, ये पॉइंट ले रहे हैं, 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। अगला पॉइंट, 1865 तक ज्ञात थे। अगला पॉइंट, 1865 तक करीब करीब 1865 तक करीब करीब 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 1865 तक करीब करीब 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अगला पॉइंट, अब तक सारे 118 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके हैं। अब तक सारे 118 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके हैं। देखिए, आवर्त सारणी का पहला वर्गीकरण, आवर्त सारणी का पहला वर्गीकरण जर्मन रसायन शास्त्री, आवर्त सारणी का पहला वर्गीकरण जर्मनी के थे, जर्मन रसायन शास्त्री, जर्मन रसायन शास्त्री किसने दिया था? कहाँ गए भाई डॉवेराइनर? ये जर्मन रसायन शास्त्री जॉन डॉवेराइनर। आवर्त सारणी का पहला वर्गीकरण जर्मन रसायन शास्त्री जॉन डॉवेराइनर ने 1800 की शुरुआत में दिया। 1800 की शुरुआत में दिया। एक पॉइंट और ले लीजिए, इनके नियम को त्रिक का नियम कहते हैं। इनके नियम को त्रिक का नियम कहते हैं। चलें अगला, सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए अगला लिखिए, बेलनाकार आवर्त सारणी, बेलनाकार आवर्त सारणी बेलनाकार आवर्त सारणी अरे यार, कैन कार्टवाइस, चैन कार्टवाइस, चैन कार्टवाइस लिखिए, बेलनाकार आवर्त सारणी। बस अब ये सब इतना लंबा चौड़ा नाम लिखना, बस इतने लिखना। पहले इंग्लिश लिख लो फिर हिंदी में लिख लेना, चैन कार्टवाइस, चैन कार्ट। अरे यार गूगल भाई से, गूगल बाबा हैं, तो स्पेलिंग हिंदी वाली बोलो, नहीं तो बोल दो ना क्या लिखे हैं। चैन की कैन, चैन और को, इस कोस्टोइस। अरे यार चलो
चैन कॉर्टोइस, चैन कार्टोइस, कोस्टोइस, लिख लो यार, ये लिख लो। हाँ वही तो कहा ना, रा होना चाहिए, कोर्टोइस। चलो, बेलनाकार आवर्त सारणी चैन कॉर्टोइस द्वारा दी गई। चैन कार्टोइस द्वारा दी गई। कामा लगा के आगे लिखिए, कामा लगा के आगे लाइन को लिखना है। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ना, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए, नहीं यार, अबे तुम लोग, परमाणु भार, हिंदी इंग्लिश में यही हो गया, पता चला। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सर्वप्रथम व्यवस्थित किया। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सर्वप्रथम व्यवस्थित किया। हो गया। चलिए अगला, अष्टक नियम। ये सब एनटीए सिलेबस में नहीं है, इसलिए इन लोगों को देखोगे तो इन लोगों को इसमें कुछ पढ़ाया उठाया है ना। अब ये एनटीए सिलेबस में नहीं, इसलिए एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स को लिखवा दे रहे हैं। मॉडर्न पीआई टेबल जब डालेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, वहां से फिर डिटेल पढ़ोगे जैसे आपने पढ़ा है। हाँ अगला लिखिए, अष्टक का नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। अष्टक का नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। विदेशियों का नाम देख रहे हो, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अष्टक का नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। ठीक है, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट, न्यूलैंड को 1887 में, न्यूलैंड को 1887 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा डेबी मेडल दिया गया। वहां लिखा हुआ, सब सर्कल करते जा रहे हैं। न्यूलैंड को 1887 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा डेबी मेडल दिया गया। बस एक पॉइंट और, एनसीईआरटी पॉइंट है। अष्टक का नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक का नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक, अब लूथर बेयर का कोई जिक्र नहीं करना। अब दो, चूंकि मॉडर्न पीआई टेबल मेंडलीव पर बेस्ड है, इसलिए मॉडर्न पीआई टेबल के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बताएंगे आपको हेडिंग डाल के। तो अब लिखिए जरा, मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। कहाँ है भाई मेंडलीव साहब? आ तो गए क्या सामने? मेंडेलीव, मैंने लिख दिया यार। अबे लिख लो, स्पेलिंग हमको नहीं पता। मेंडेलीव्स लिखो, इंग्लिश में लिखो। मेंडलीव्स की आवर्त सारणी, इंग्लिश में मेंडलीव्स का नाम लिख दो। इन्होंने लिख तो लिया मेंडलीव, पता नहीं सही है गलत। मेंडलीव्स की आवर्त सारणी
मेंडलीफ की आवर्त, हाँ सही है, मेंडलीफ है, चलो ठीक है। अरे ये तुमसे ना पूछा जाएगा यार, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। चलिए पहला पॉइंट, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। पहला पॉइंट, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। दूसरा पॉइंट, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में, इसके आगे एक लाइन खींच दीजिए, नीचे 1 2 करके लिखेंगे। इस आवर्त सारणी में, इसके आगे बेटा एक लाइन खींच दीजिए। नंबर 1, ऊर्ध्वाधर, इस आवर्त सारणी में नंबर 1 ऊर्ध्वाधर, अब कॉलम मतलब कॉलम लिख दें, चलो ऊर्ध्वाधर कॉलम, ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहते हैं जिसकी संख्या 8 है। जिसकी संख्या 8 है। नंबर 2, क्षैतिज लाइनों को सीरीज कहते हैं। सीरीज को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, क्षैतिज लाइनों को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं जिसकी संख्या 12 है। जिसकी संख्या 12 है। अब इस पीरियडिक लॉ का जरा हिंदी ट्रांसफर करके बोलो यार, क्या है? अरे तो इंग्लिश में यार, हिंदी बताओ। आवर्ती फलन होता है, हाँ आ गया, लिखो। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हाँ लिखिए, आवर्त सारणी, इनका ला लिखना, मेंडलीव्स का ला लिखना, इन्वर्टेड कॉमा लिखना। अगली लाइन में इन्वर्टेड कॉमा लिखिए। तत्वों का गुणधर्म, नहीं हेडिंग नहीं बेटा, ला लिखना, ला। तत्वों का गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के, ये भाई गलत तो नहीं बोल रहे? हाँ, तत्वों का गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों का आवर्ती फलन होता है। तुम लोग, अच्छा हमने इंटर में पढ़ा था, उसके बाद से बेटा ये पहली बार पढ़ रहे हैं। इंटर में हम लोग का परमाणु भार, तत्वों का गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों का आवर्ती फलन होता है। क्रमांक नहीं यार, परमाणु भार, क्रमांक कहां से आ गया? तो घोर बेटा, ये मॉडर्न पीआई टेबल खोल के बैठे हो, उल्लू कहीं के। पढ़ाने मेंडली से खोल के बैठे मॉडर्न। चलो हाँ, लो मेंडली से नहीं मिल रहे हैं लोग को, गायब हो गए। आइए मॉडर्न खोल लो, परमाणु भार है। चलो भैया गनीमत। हाँ तो क्या लिखा भैया? आवर्ती फलन होता है। ठीक, अब एक नन्ही सी हेडिंग डाल दो, मेंडलीव्स के आवर्त सारणी का, मेंडलीव्स के आवर्त सारणी का गुण, गुण मतलब अच्छाइयां। और चलिए कल वाली क्लास में हम लोग इसे समाप्त करके मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास कोई पुराना नोट्स है पढ़ के आना, नहीं तो
यहाँ उतना हम इलेक्ट्रॉनिक ऑफ आवर रूल आपको बता देंगे जितने से हम लोग का काम हो जाए, ठीक है। तो कल बेटा बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, पूरी मॉडर्न पीआई टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। एनसीईआरटी पलट के देखिए, दिख जाएगा आपको। तुम लोग तो यार खाना खा के आ गए।